कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना की सेकंड वेव ऑलमोस्ट कम होती आ गई है। पेशेंट रिकवरी बहुत अच्छी है, पेशेंट भी धीरे धीरे कम हो गए हैं। जिस कोविड ने पिछले साल से अब तक के आतंक मचा के रखा हुआ है, सेकंड वेव भी आया था, थर्ड वेव आने की भी आशंका जताई जा रही है। क्या कहेंगे सर कोरोना को लेकर? जागतिक महामारी है, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को सब कुछ पता है। तीसरी वेव की आशंका जताई जा रही है और जहाँ तक तीसरी वेव आ भी जाएगी, जैसे सेकेंड वेव को झेला है, तीसरी वेव झेलना पड़ेगा, त्रासदी है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि शायद अब प्रशासन जाग गया है, लोग भी जाग गए हैं। पहले वेव के बाद ऐसा मानना था कि शायद सेकेंड वेव नहीं आएगी या हमको कुछ नहीं होगा। सेकेंड वेव ने सबको दिखा दिया कि कोरोना किसी को नहीं छोड़ने वाला। तो तीसरी वेव के लिए सब जागरूक हो चुके हैं, प्रशासन जागरूक हो चुका है, जनमानस जागरूक हो चुका है। तो अपेक्षा ये करते हैं कि जितनी नुकसान सेकेंड वेव ने किया है, तीसरी वेव उतना नुकसान नहीं करेगी। जी, अगर बात की जाए तो इस सेकंड वेव में रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, टॉर्सिल इंजेक्शन हो या फिर ऑक्सीजन हो, इनकी किल्लत बहुत ज़्यादा रही। किन तकलीफों से क्यूरेट हॉस्पिटल और आपको गुजरना पड़ा ऑक्सीजन को लेकर, क्या कहेंगे? ऑक्सीजन की किल्लत तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं गई क्योंकि इट वाज नाइसली प्लान्ड, तो ऑक्सीजन की किल्लत नहीं गई। जब बाद में जब कलेक्टर ऑफिस से चीज़ें रेगुलेट होने लग गई तब तो और भी स्मूथ हो गया। पहले भी हमारे जो रेगुलर सप्लायर्स थे उन्होंने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। हमारे यहाँ पे विदर्भ गैसेस से आता था, तो मुझे एज सच ऑक्सीजन की किल्लत नहीं गई। रेमडेसिविर, हाँ, रेमडेसिविर की किल्लत बहुत गई, टोसिलिजुमाब की किल्लत बहुत गई। अब कहीं जाके चीज़ें रेगुलेट हो गई। टोसिलिजुमाब तो अभी भी रेगुलेट नहीं हुआ। लेकिन आखिर ये मेडिकल प्रोफेशन जो है, ये इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज अवेलेबल, इट्स अबाउट कि व्हाट यू कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ अवेलेबल। हम ये नहीं बोल सकते कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, तो हर कोई इंसान संजीवनी मांगेगा फिर तो डॉक्टर्स का स्किल उसी में है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसमें आप क्या बेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आपके पास लोग आते हैं, मजबूर होकर आते हैं, वो तो कुछ समझते नहीं है, वो तो बोलते हैं जान बचाओ। अब आपको ये देखना है कि आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल है उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, बस वही हमने किया। सेकंड वेव में ऐसा देखा गया है, लोग पेशेंट को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घूम रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को रामबाण इलाज मानकर रेमडेसिविर इंजेक्शन 1100 का इंजेक्शन 5000 और उसके बाद में 1 लाख रुपए तक की भी लेने को तैयार हो गए। तो क्या कहेंगे, रेमडेसिविर इंजेक्शन ये एकमात्र उपाय था क्या? कोरोना का उपाय नहीं है, ये हर कोई जानता है कि इसका कोई उपाय नहीं। Remdesivir is very useful injection, which is the only injection which helps in decreasing the viral load of a patient. जो पेशेंट के शरीर में वायरस होता है वो कम करने में रेमडेसिविर सब में ज्यादा मददगार है। और आज वही एक ऐसा इंजेक्शन है जो मददगार है। जितने पोस्ट आ रहे हैं कि रेमडेसिविर इज नॉट यूजफुल, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, वो लोगों ने या तो चीप पॉपुलैरिटी के लिए किए है या रेमडेसिविर के लिए जो पैनिक हो गया था उसको कहने के न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया है। लेकिन रेमडेसिविर इज द ओनली ड्रग जो आज वायरल लोड कम करने में हेल्प करता है। अगर बात की जाए, पहले वेव में देखा गया पोस्ट कोविड पेशेंट को लंग फाइब्रोसिस के बहुत ज्यादा नंबर पेशेंट दिखे। अभी पहले ही जनता जो है कोरोना से परेशान है, सेकंड वेव से जूझ रही है, उसमें म्यूकरमाइकोसिस नाम का एक ब्लैक फंगस जो है ये भी एक आ गया है, जो कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव ऐसा फंगस है, जानलेवा फंगस है। क्या कहेंगे इसके बारे में? दो चीज आपने पूछी, एक पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस। यस, पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस इज अ डिफाइंड एंटिटी और वो होना ही होना है क्योंकि कोविड में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है। क्या होता है, जब भी शरीर में कोई जंतु आता है तो शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसको मारने के लिए शरीर जहर छोड़ता है जिसको हम साइटोकाइंस बोलते हैं। अब वो जब जहर छोड़ता है शरीर वो जंतु को मारने के लिए, तो वो जहर हमारे टिश्यू को भी जलाता है। इसी की वजह से हमारे लंग्स भी जलते हैं और उसकी वजह से पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस होता है। जितना ज्यादा इन्फेक्शन उतना फाइब्रोसिस चांसेस ज्यादा है। उसके लिए ट्रीटमेंट्स है और हम कर रहे हैं और काफी पेशेंट उससे अच्छे भी हुए हैं। परफिनोडॉन एक ड्रग आता है जो हम देते हैं पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस में। पेशेंट लॉन्ग टर्म बाईपैप पे या वेंटिलेटर पे रहता है बट दे कम आउट, तो बहुत घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात है म्यूकरमाइकोसिस। यस, म्यूकरमाइकोसिस ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी चीजें हैं। ये ज़ाइगोमैटिसी फैमिली का फंगस है और ज़ाइगोमैटिसी फैमिली में बहुत सारे फंगस आते हैं जिसमें एक म्यूकोरेसी जो क्लास है वो ज्यादा अफेक्ट करता है, इसलिए इसको म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ज़ाइगोमाइकोसिस ऐसा भी है। जहां जहां नेचुरल डिजास्टर होता है, नैसर्गिक आपदा आती है, जैसे सुनामी हो गया
अर्थक्वेक्स हो गए, टोर्नाडोज हो गया, जहां धूल मिट्टी पानी लोगों के नाक मुंह में जाता है, गंदा धूल मिट्टी पानी, वहां पर ये म्यूकरमाइकोसिस देखने को मिलता है। कोविड में ये फेमस हुआ, उसका कारण ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है, जिनकी इम्यूनिटी लो रहती है और जिनके ब्लड में शुगर का प्रमाण ज्यादा होता है और ऊपर से उनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन पे वो लोग रहते हैं और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन पे रहने की वजह से ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन रहता है। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन में जो स्पोर्स होते हैं वो नेचुरली तुम्हारे हमारे नाक में जर्मिनेट नहीं होते, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनके ब्लड वेसल्स में शुगर ज्यादा होता है, वहाँ वो जनरेट होते हैं, फिर ब्लड वेसल्स ब्लॉक करते हैं वो, उसके वजह से बॉडी का पार्ट सड़ने लगता है, वो सड़े हुए पार्ट में फंगस और बढ़ता है और ये म्यूकरमाइकोसिस स्प्रेड होती है। तो ये है म्यूकरमाइकोसिस। जी, ऐसा बताया गया है कि म्यूकरमाइकोसिस नाक से होते हुए आंखों तक जाता है और ब्रेन पे अटैक करके फाइनली इंसान डेथ हो जाता है। तो ये किस तरह का एक अग्रेसिव ऐसा फंगस है? जैसे मैंने बताया रितेश आपको कि म्यूकर जो होता है ये नॉर्मल फंगस है, म्यूकरेसी नॉर्मल फंगस है, ये अभी भी इस हवा में है जहां हम सांस ले रहे हैं, उस मिट्टी में है जहां हम चल रहे हैं, लेकिन हमारे बॉडी रेजिस्टेंस की वजह से ये फंगस हमारे में अटैक नहीं कर पाता। लेकिन जब डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसके इम्यूनिटी लो होती है, उसके ऊपर से कोरोना के बाद उसको स्टेरॉइड दिया जाता है। अब लोगों ने कई जगह पे ऐसा भी हुआ कि घर में इलाज कराया पैसा बचाने के लिए, या कुछ लोगों का इग्नोरेंस था, उनको ऐसा लगा डॉक्टर हमको लूट लेगा, तो उन्होंने घर में ही कुछ अनक्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज करवाया, जिन्होंने उनको इनअडेवरेंट स्टेरॉइड्स दिए, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं किया। अब इस फंगस को दो चीज चाहिए, एक तो ये चाहिए कि इसको बहुत सारा शुगर चाहिए बढ़ने के लिए, और दूसरा ये चाहिए कि आपके बॉडी का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि जो इसको मार सके। डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर पहले से इसको मिल गया और आपने स्टेरॉइड दिए तो रेजिस्टेंस कम हो गया। अब इस चक्कर में ये म्यूकर ने ये किया कि ये नाक में से जाकर आपके ब्लड वेसल्स में जमा हो गया, ब्लड वेसल में ये प्रोलिफरेट हुआ, बढ़ा, ब्लड वेसल इसने ब्लॉक किए और मांस को सड़ाना शुरू किया, सड़ाए हुए इसमें और फंगस बढ़ने लग गया। इस वजह से ये बहुत फास्ट बढ़ता बॉडी में, और ये पैरानेजल एयर साइनसिस यानी जो हमारे नाक के अराउंड जो हड्डी में छेद होते हैं जिसको हम नेजल साइनसिस बोलते हैं, पैरानेजल एयर साइनसिस बोलते हैं, उसमें ये बढ़ता है। वहां से बढ़कर ये आंखों तक जाता है, आंखों से बढ़कर ये ब्रेन तक जा सकता है, ये लंग्स तक जाता है, ये इवन पेट और किडनी तक भी जाता है। इसकी बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये डेंजरस है। जी, क्या इसके मूलभूत सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या कहेंगे आप? म्यूकरमाइकोसिस किस तरह से पहचाना जा सकता है? देखिए, एक तो म्यूकरमाइकोसिस नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं होता है, वन थिंग। म्यूकरमाइकोसिस डायबिटिक पेशेंट को उन्हीं को होता है जिनका ब्लड शुगर लेवल 200 से नीचे मेंटेन नहीं किया गया और जिनको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स दिए गए। इस पेशेंट में ऐसा होता है कि इनको बुखार आने लगता है, इनकी एक साइड पे चेहरे पे सूजन होने लगती है, इनकी आंखें लाल होने लगती है, आंखों में थ्रॉबिंग पेन होने लगता है, आंखों में क्रस्टिंग यानी जो स्कैब्स होते हैं वो आने लगती है, जैसे जख्म होने के बाद जो स्कैब आती है वैसे खिपली जिसको हम कहते हैं वो आने लगती है, नाक में भी वैसे स्कैब आने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे खांसी बढ़ती है, वोमिटिंग आती है, पेट में दर्द शुरू होता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, ऐसे मिथ्स है कि हाथ पैर में रैशेस आना और बॉडी में खुजली होना, ये सारी चीजें भी म्यूकरमाइकोसिस से जोड़ के आजकल लोग नहीं, हाथ पैर में खुजली आना और रैशेस आना ये म्यूकर के सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि म्यूकर मेनली एंट्री करता है नाक से और गले से। स्किन माइकोसिस जो है वो भी फंगल इन्फेक्शन है, बट दैट इज नॉट अ म्यूकर माइकोसिस। पोस्ट कोविड म्यूकर माइकोसिस जो होता है वो चेहरे से शुरू होता है आपके। अगर हम केरल हॉस्पिटल की बात करें तो पिछले 2020 से जो कोविड की लहर शुरू हुई थी, अभी सेकंड वेव हुई, लगभग कितने पेशेंट अभी तक के अपने हॉस्पिटल में ट्रीट कर दिए गए? लगभग मैंने ओपीडी आईपीडी मिला के लगभग 2000 पेशेंट्स को अपन ने दोनों वेव्स में ट्रीट किया, जिसमें से आप कह सकते हैं कि 1200 के लगभग अपन ने पेशेंट एडमिट करके ट्रीट किए। पहले वेव में लगभग 700-800 पेशेंट ट्रीट हुए और सेकेंड वेव में बचे हुए पेशेंट ट्रीट हुए। रिकवरी रेट के बारे में अगर बात, रिकवरी रेट इज एक्सीलेंट रितेश। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिकवरी रेट ऑफ द क्यूरेट हॉस्पिटल बिकॉज वी हैव फॉर्म अ मेडिकल बोर्ड, वी कॉल इट कोविड बोर्ड, जिसमें हम लोग 4 लोग हैं। एक पल्मोनोलॉजिस्ट है, एक जनरल फिजिशियन एमडी मेडिसिन, एंड मैं एक हूँ, आई एम अ सर्जन, और एक गायनेकोलॉजिस्ट।
ऐसे 4 लोग हम वो मेडिकल बोर्ड में हैं, और उस मेडिकल बोर्ड के एवरी डे वी कंडक्ट अ मीटिंग एंड अकॉर्डिंग टू मीटिंग वी मॉडिफाई आवर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। तो उस वजह से हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। एंड कुछ बहुत हाई स्कोर के पेशेंट जिनका स्कोर 23, 24 था सिटी स्कैन पे, वो अच्छे होके गए। कई गरोदर माताएं जिनको मुझे एडमिट करना पड़ा, वो अच्छी होकर गई। 196-year-old लेडी वी कुड डिस्चार्ज आफ्टर कोविड। तो रिकवरी रेट काफी अच्छा है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द टीम एफर्ट ऑफ द क्यूरेट हॉस्पिटल। जी, अगर बात की जाए, सभी लोग फिलहाल कोरोना से डरे हुए हैं। म्यूकरमाइकोसिस ये भी एक बीमारी है। डरे हुए लोगों को क्या एक मैसेज आप अपने द्वारा देंगे? देखिए, डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आप इग्नोरेंट रहे, आप चीजों को बहुत हल्के में ले। इलाज ही बचाव है आपका। तो आपको अगर कहीं पर भी म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इवन म्यूकरमाइकोसिस के लिए गोलियां भी अवेलेबल है, जैसे एम्फोटेरेसिन बी हम बोलते हैं, जो कि कॉस्टली इंजेक्शन है और आजकल बहुत शॉर्टेज भी है। बट देयर आर टैबलेट, पोसाकोनाजोल है, देन आइसोजुकोनाजोल है, दे कम इन टैबलेट फॉर्म्स। तो दवाइयों से म्यूकरमाइकोसिस पूरी तरीके से अच्छा होता है अगर उसका जल्दी ट्रीटमेंट हुआ तो। लेकिन बढ़ने के बाद अगर हम जाते हैं तो इसमें जान भी जा सकती है और ऑपरेशंस भी कराने पड़ते हैं। इसलिए जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डायबिटीज पेशेंट है तो शुगर अच्छे से कंट्रोल रखिए और किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिए। घबराए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजों को हल्के में। माइकोसिस अगर किसी पेशेंट को होता है तो क्या एक पर्टिकुलर समय क्या लगेगा उसको बॉडी में, उसको फैलने के लिए क्या करना है? म्यूकोरमाइकोसिस का ऐसा है कि इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट। उसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी आपको इन्फेक्शन होने से लेकर तो सिम्टम्स 48 से 72 घंटे कहा जाता है, और अगर अनअटेंडेड रहा तो विद इन 5 days पेशेंट की डेथ हो सकती है। इतना फास्ट वो फैलता है। इसलिए सिम्टम्स दिखते ही साथ अगर आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये पूरी तरीके से क्यूरेबल है। अगर बात की जाए कोरोना का थर्ड स्ट्रेन आने वाली बात की जा रही है, इसमें बच्चों को टारगेट किया जा रहा है कि थर्ड वेव जो आएगा ये बच्चों को होगा, क्या कहेंगे आप इस विषय पर? मेरा पर्सनल व्यू है कि बच्चों को खतरा नहीं है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। स्पेक्यूलेशन बच्चों के लिए लगाए जा रहे हैं, मैंने भी काफी पोस्ट पढ़ी, बट मुझे लगता है कि दैट इज जस्ट अ जनरल स्पेक्यूलेशन, क्योंकि पहले वेव में उम्र दराज मरे, दूसरे वेव में यंग लोग मरे, इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि भैया बच्चे मरेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, बिकॉज नेचुरल एंटीबॉडीज जिन बच्चों को जो आज तक प्रोटेक्ट करते आई है वो आगे भी करेगी। इस वेव में यंग पॉपुलेशन की ज्यादा डेथ का रीजन ये है क्योंकि यंग पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हुआ था। लेकिन बच्चों में तो नेचुरल एंटीबॉडीज है ही, तो उनको कोरोना बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा थर्ड वेव में, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, यंग पॉपुलेशन को हमको जल्दी से जल्दी प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। 12 years अबव पॉपुलेशन को हमको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करके प्रोटेक्ट करना चाहिए। यूके में, यूएस में ऑलरेडी 12 years अबव वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। वही चीज हमको इंडिया में कर लेनी चाहिए जल्दी से।